हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कोशिका चक्र की प्रावस्थाओं के बारे में। कोशिका चक्र की प्रावस्थाओं के बारे में एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक, ठीक है, एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होता है। ठीक है, अगर एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण लें, जिसमें मनुष्य का उदाहरण ले रहे हैं, तो मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है, मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होता है। चित्र 10.1 देखा ध्यान से। यह आपका कोशिका चक्र बना हुआ है, जिसमें यह आप देख रहे हैं G0 फेज, या शांत अवस्था इसको कहते हैं, या G0 फेज कहते हैं, जिसमें डिवीजन नहीं होता है। G0 फेज, उसके बाद G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और फिर यह है आपका यम फेज। यम फेज में विभाजन होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, यह चार ही अवस्थाएं जो है आपका यम फेज कहलाती हैं। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, फिर G0 फेज शांत अवस्था, फिर G1, S, G2 यम फेज। ठीक है, तो कोशिका चक्र को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है इंटरफेज और एक होता है यम फेज। यह यम फेज है, बाकी सब क्या है, इंटरफेज है। समझे ध्यान से। कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव, एक कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। ठीक है, तो मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती हैं, यद्यपि यह कोशिका चक्र की जो अवधि है, एक जीव से दूसरे जीव, एक कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल जाती है। जैसे इष्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। इष्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट का समय लगता है। कोशिका चक्र के दो मूल प्रावस्थाएं होती हैं। कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं होती हैं, अंतरावस्था और यम अवस्था। अंतरावस्था इंटरफेज, यम अवस्था जो है मिटोसिस फेज, माइटोसिस फेज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोशिका चक्र की दो मूल अवस्थाएं होती हैं, दो मूल प्रावस्थाएं होती हैं, एक होता है अंतरावस्था और एक होता है यम प्रावस्था। ठीक है, देखें ध्यान से। सूत्री विभाजन यम प्रावस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जो यम अवस्था है वह वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन की अवस्था होता है। सूत्री विभाजन अर्थात यम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। और अंत्यावस्था दो क्रमिक यश प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। ठीक है, तो जो अंत्यावस्था है वह दो क्रमिक यम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। ठीक है, यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका के औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है। ठीक है, तो मनुष्य के कोशिका की औसतन अवधि जो है वह 24 घंटे है, जिसमें से सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होती है। कोशिका विभाजन के लिए कितना समय लगता है?
1 घंटे लगता है। बाकी 23 घंटे क्या होते हैं? तैयारियां होती हैं, विभाजन के लिए तैयारियां होती हैं और 1 घंटे में डिवाइड हो जाता है, जिनमें कोशिका चक्र की कुल अवधि का 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। तो सबसे अधिक समय जो कोशिका चक्र में व्यतीत किया जाता है वो अंतरावस्था में ही व्यक्त किया जाता है, इंटरफेज में ही। कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95% से अधिक अवधि अंतरावस्था में ही व्यक्त होता है। ठीक है। यम प्रवस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन से होता है। यम प्रवस्था का आरंभ कैरियोकाइनेसिस केंद्रक के विभाजन से होता है, जो कि संगत संतत गुणसूत्र के पृथक्करण के समतुल्य होता है, जो कि संगति संतत गुणसूत्र के पृथक्करण के समतुल्य होता है और इसका अंतः कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ होता है। ठीक है। और इसका अंत कैसे होगा? तो कोशिका द्रव्य विभाजन अर्थात साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। अंतरावस्था को विश्राम प्रवस्था भी कहते हैं। अंतरावस्था को विश्राम प्रवस्था भी कहते हैं। यह वह प्रवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होता है। ठीक है। तो अंतरावस्था जो है वह अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होता है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि और डीएनए का प्रतिकृतिकरण दोनों होता है। ठीक है। तो कोशिका विभाजन के लिए तैयारी होती है और इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका द्रव्य, कोशिका वृद्धि और डीएनए का प्रतिकृतिकरण दोनों होता है। अंतरावस्था को 3 प्रवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। अंतरावस्था को 3 प्रवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पश्चसूत्री अंतरकाल प्रवस्था। पश्चसूत्री अंतरकाल प्रवस्था जीवन फेज। संश्लेषण प्रवस्था यस फेज और पूर्व सूत्री विभाजन अंतराल अवस्था G2 फेज। ठीक है। तो अंतरावस्था के 3 प्रवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका G1 फेज, फिर यस फेज और लास्ट में G2 फेज। आप पढ़ रहे हैं कोशिका चक्र की प्रवस्थाओं के बारे में, कोशिका चक्र की प्रवस्थाओं के बारे में। ठीक है। इसमें आपको बताया गया कि एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य को अगर लें तो मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है। मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव, एक कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। जैसे ईस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। कोशिका चक्र की 2 मूल प्रवस्थाएं होती हैं, अंतरावस्था और यम प्रवस्था। सूत्री विभाजन अर्थात यम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है और अंतरावस्था 2 क्रमिक यम प्रवस्थाओं के बीच की प्रवस्था को व्यक्त करता है। ठीक है। तो अंतरावस्था जो है 2 क्रमिक यम प्रवस्थाओं के बीच की प्रवस्था को व्यक्त करता है। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका के औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ 1 घंटे में पूर्ण हो जाता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि का 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। यम प्रवस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन से होता है। यम प्रवस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन से होता है, जो कि संगत संतत गुणसूत्र के पृथक्करण के समतुल्य होता है और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ होता है, साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। ठीक है। तो यम जो प्रवस्था है
तो यम प्रावस्था का आरंभ जो है केंद्रक के विभाजन अर्थात कैरियोकाइनेसिस से होता है। यम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन अर्थात कैरियोकाइनेसिस से होता है, जो कि संगत संतत गुणसूत्र के पृथक्करण के समतुल्य होता है और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ होता है। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि और डीएनए का पृथक्करण दोनों होता है। अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था जीवन फेज, संश्लेषण प्रावस्था यश फेज और पूर्व सूत्री विभाजन अंतराल प्रावस्था G2 फेज। ठीक है, तो पश्चसूत्री अंतराल प्रावस्था अर्थात जीवन फेज समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृति के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जो पश्चसूत्री अंतराल प्रावस्था है अर्थात जीवन फेज, वह समसूत्री और डीएनए के प्रतिकृतकरण के बीच के अंतराल को व्यक्त करता है। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है और लगातार वृद्धि करती है, परंतु डीएनए का प्रतिकृति नहीं बनता है। ठीक है, तो जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, लगातार वृद्धि करती है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं बनता है। यश फेज, यश फेज या संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। ठीक है, तो यश प्रावस्था में डीएनए का निर्माण और इसकी प्रतिकृति बनती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। पश्चसूत्री अंतरकाल अवस्था जीवन फेज, संश्लेषण प्रावस्था यश फेज और पूर्व सूत्री विभाजन अंतराल प्रावस्था G2 फेज। इसमें आपने देखा कि पश्चसूत्री अंतराल प्रावस्था अर्थात जीवन फेज समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है और लगातार वृद्धि करती है, परंतु इनका डीएनए प्रतिकृति नहीं होता है। यश फेज या संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए के निर्माण और इसकी प्रकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। ठीक है, यदि डीएनए की प्रारंभ मात्रा को 2 कार्बन से, ठीक है, ध्यान से देखें, पादप और प्राणी अपने जीवन काल कैसे वृद्धि करते हैं? क्या पौधों में सभी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं? क्या आप सोचते हैं कि कुछ कोशिकाएं सभी पौधों और प्राणियों के जीवन में हमेशा विभाजित होती हैं? क्या आप उच्च कोटि के पादप में उस ऊतक का नाम और स्थान बता सकते हैं जिसकी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं? वह है आपका शीर्षस्थ कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका में पाए जाने वाला कोशिका जीवन भर विभाजित होता रहता है, इसलिए उन्हें विभज्योति ऊतक कहते हैं। यह विभज्योति ऊतक जीवन भर विभाजित होता रहता है। क्या प्राणियों में भी ऐसा विभज्योति ऊतक मिलता है? ठीक है, तो यह प्रश्न है आपका। आगे देखते हैं, तो यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2 कार्बन से चिन्हित किया जाए, यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2 कार्बन से चिन्हित किया जाए, ठीक है, तो यह बढ़कर 4 कार्बन हो जाती है। 2 कार्बन से शुरू करते हैं तो बढ़कर 4 कार्बन हो जाती है। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होता है। यदि जीवन प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है या 2n गुणसूत्र है, तो यश प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है जो जीवन अवस्था में थी, अर्थात 2n।
ठीक है। तो गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। यदि जीवन प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है या 2n गुणसूत्र है तो यश प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है जो जीवन अवस्था में थी, अर्थात 2n होगा। ठीक है। प्राणी कोशिका में यश प्रावस्था के दौरान, प्राणी कोशिकाओं में यश प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। तो कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। पौड़ प्राणियों में, एडल्ट में, पौड़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती जैसे कि हृदय कोशिका, और अनेक दूसरी कोशिकाएं जो यदा कदा विभाजित होती हैं। ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं। ठीक है। तो ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं वह जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की शांत प्रावस्था G0 फेज कहा जाता है। इस अवस्था की कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती हैं लेकिन यह विभाजित नहीं होती है। इनका विभाजन जीव के आवश्यकता अनुसार होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस कोशिका की कोशिका उपचयी रूप में सक्रिय होता है लेकिन यह विभाजित नहीं होता है। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित 2n कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। इसके विपरीत पादप में सूत्री विभाजन, पादप में सूत्री विभाजन अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। ठीक है। तो प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। ठीक है। पादपों में पीढ़ी एकांतरण के उदाहरण को याद करते हुए पादप जातियों और प्रावस्थाओं की पहचान करें जिनमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो आपको पादप के पीढ़ी एकांतरण के उदाहरण को याद करते हुए पादप जातियों की अवस्थाओं की पहचान करें जिनमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।